वंदे मातरम नेटवर्क 10 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। 5 राज्यों में से 4 राज्यों में बीजेपी को बहुमत। पंजाब में आपने मारी है बाजी, यूपी में शाह, उत्तराखंड में राजनाथ सिंह, मणिपुर के लिए सीतारमन और गोवा में नरेंद्र तोमर पर्यवेक्षक नियुक्त हुए। 4 राज्यों में अब बीजेपी की सरकार बनने की तैयारी। पांच राज्यों के चुनावों का रिजल्ट आ गया है। 5 राज्यों में से 4 राज्यों में बीजेपी ने बाजी मारी है। यूपी, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में बीजेपी को बहुमत मिला। वहीं पंजाब में आम आदमी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला। बीजेपी ने यूपी के लिए अमित शाह को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। उनके साथ साथ झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को भी यूपी का पर्यवेक्षक बनाया गया है। इसके अलावा बीजेपी ने उत्तराखंड के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री मीनाक्षी लेखी को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। बीजेपी ने मणिपुर के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन और कानून किरण रिजाजू को पर्यवेक्षक बनाकर भेजने का फैसला लिया है। गोवा के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और एल मुरुगन को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। तो अब यहाँ पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हो गई है और अब किस तरह के आगे के कार्यभार होंगे, साथ ही साथ किस तरीके के जो कार्यक्रम होंगे उसमें किस तरह से कार्य होना है, क्या कुछ यहाँ पर तैयारियों को लेकर के देखने की बात हो या फिर बात हो कि किस तरीके से किस समय पर शपथ ग्रहण होनी है, किस तरह से किसका पहले शपथ ग्रहण होगा, मंत्रियों का शपथ ग्रहण कब होगा, सीएम की शपथ ग्रहण सभा कब आयोजित होगी, इन सभी बीचों को लेकर के इन सभी के लिए अब हर चीज समय सीमा पर बातचीत की जाएगी। हर चीज के लिए बैठक होगी और बैठक में सारी चीजें निर्धारित की जाएगी कि कब किस तरह का कार्यक्रम होना है और कब किस तरह के कार्यक्रम के लिए किस तरह की तैयारी की जानी है। 5 राज्यों में चुनाव हुए और 5 राज्यों के रिजल्ट्स अब यहाँ पर सामने आ गए, जहां रिजल्ट्स में साफ जाहिर हो गया कि 4 राज्यों में किस तरीके से बीजेपी सत्ता पे काबिज होने के लिए तैयार नजर आ रही है। वहीं एक राज्य यानी कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने के लिए आम आदमी पार्टी तैयार यहाँ नजर आ रही है। कांग्रेस के साथ सीधी टक्कर देखने को मिली पंजाब में आम आदमी पार्टी की और आम आदमी पार्टी पर जनता इस बार विश्वास करती नजर आई और पूर्ण बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी को सत्ता में काबिज करने का राज तिलक उनका किया जा रहा है। वहीं इस बीच अगर बाकी 4 राज्यों की बात की जाए तो बाकी 4 राज्यों में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में बीजेपी ने एक बार फिर जीत हासिल की है और एक बार फिर से अब यहां पर सत्ता पर काबिज होने के लिए बीजेपी पूर्णतः तैयार नजर आ रही है। बात अब यहां उत्तराखंड या फिर उत्तर प्रदेश की जाए तो उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटों में से यहां पर बीजेपी जो है वो बहुमत के साथ सत्ता में काबिज होती नजर आ रही है, लेकिन उनकी सीधी टक्कर सपा से हुई, जिसका मुकाबला साफ तौर पर देखा गया कि दोनों के बीच कांटे की टक्कर यहां देखने को मिली। कोरोना गाइडलाइंस हो या फिर अन्य गाइडलाइंस हो, सभी का ऐतिहासिक तौर पर पालन करते हुए के चुनाव का रिजल्ट अब सामने आ गया है और 5 राज्यों में से 4 राज्यों में बीजेपी ने जिस तरीके से बाजी मारी है उसके बाद से बीजेपी के कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है और भरपूर तरीके से यहां जश्न भी बीजेपी द्वारा मनाया गया। अभी दिल्ली दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ थे, जिनके द्वारा सभी से वो मिलते नजर आए, फिर चाहे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हो, प्रधानमंत्री हो, सभी को यहां शपथ ग्रहण समारोह में आने का निमंत्रण उनके द्वारा दिया गया। कार्यवाहक सीएम अभी हैं, वो इस्तीफा भी उनके द्वारा दे दिया गया है। और उत्तर प्रदेश काफी ज्यादा अहम भी माना जा रहा था इन चुनावों में, और अहम इसलिए भी है, हर उपलक्ष्य में, हर वेक्ष में ये अहम होता है क्योंकि यहाँ जनता की गणना सबसे ज्यादा है, यहाँ विधानसभा लोकसभा की सीटें सबसे ज्यादा है और दिल्ली का सीधा रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर के जाता है। इसलिए 2022 का चुनाव बीजेपी के लिए काफी अहम रहा और इसमें स्टार प्रचारक हो या तमाम कार्यकर्ता हो, उनके द्वारा प्रचार प्रसार जोरों शोरों से किया गया। और इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ मनीष शुक्ला, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़ गए। मनीष जी, बहुत स्वागत है आपका नेटवर्क 10 पे। नमस्कार।
मनीष जी, आप देखिए जिस तरीके से पर्यवेक्षक यहाँ पर बनने तैयार हो गए हैं, खुद उत्तर प्रदेश की बात किया जाए तो गृह मंत्री अमित शाह को एक दायित्व मिला है। किस तरीके से उनके द्वारा कार्य किया जाएगा और आगे किस तरह की ये जो चुनौतियां आने वाली है उस सब को लेकर किस तरह के मंथन बीजेपी द्वारा की जाएगी इस सब को लेकर? देखिए, भाजपा के लिए केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, आप चारों राज्यों में अगर देखें तो जो सबसे वरिष्ठ नेता हैं पार्टी के, उनको ये दायित्व सौंपा गया है। इसका मतलब आप चारों राज्य कितनी अहमियत रखते हैं। उत्तर प्रदेश में खुद गृह मंत्री अमित शाह, जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं और पूरा रणनीतिकार हैं, वो चाणक्य माने जाते हैं। क्योंकि इस समय आप ये देखिए कि हर दूसरा विधायक जो है वो मंत्री बनने की लालायत है, इधर उधर से अब मीडिया में भी अपने नाम को चलवा रहा है, सारी चीजें हो रही हैं। तो इन सब चीजों को किस तरह से संगठन ले रहा है और पार्टी किस तरह से अपने नेतृत्व को जो है पूरी तरह से सक्षम बनाना चाहती है, तो अमित शाह से बेहतर कोई नहीं हो सकता है, जो हर विधायक की बात भी समझते हैं, जो बूथ स्तर तक जिनका सीधे संवाद होता है, तो लोगों की और विधायकों की भावनाओं को समझेंगे और किस तरह से नया मंत्रिमंडल आकार लेगा, ये बहुत बड़ी बात है। तो आप जहां चीफ मिनिस्टर की बात है तो योगी जी का चेहरा था, उस पर चुनाव लड़ा गया और निश्चित रूप से योगी जी मुख्यमंत्री होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मंत्रिमंडल किस तरह से शक्ल लेगा, एक इतना बड़ा आपने जनादेश हासिल किया है और आपको उस जनादेश को 5 सालों में नहीं बल्कि जो 2 साल हैं, आगामी 2 साल हैं, यानी 2024 का जो चुनाव होने जा रहा है, लोकसभा का चुनाव, उसको दृष्टिकोण रखते हुए आपको रणनीति बनानी होगी और डिलीवर करना पड़ेगा। तो मंत्री किस तरह के हों, जनता के बीच में जिस तरह की छवि इस बार जो गई, कुछ लोगों की नाराजगी भी रही पब्लिक की, तो उस नाराजगी को 2024 तक ना आने पाए, तो ये अपने आप में मंथन होगा। इसीलिए उत्तर प्रदेश का जो दायित्व है वो गृह मंत्री जी को दिया गया, अमित शाह जी को दिया गया। जी बिल्कुल मनीष जी, और जिस तरीके से देखा जाए यहाँ पर 2024 का आपने जिक्र किया, उस उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश का चुनाव काफी ज्यादा अहम था और इस बार बीजेपी का जीतना 24 के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था उनके लिए। लेकिन इन सब के बीच हमने देखा कि बहुत से ऐसे दिग्गज नेता रहे, बहुत से ऐसे दिग्गज मंत्री रहे बीजेपी की, जिनको हार का मुख देखने को मिला। इसके बाद अब ये भी बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है कि और कौन से उन चेहरों पर दांव खेला जाए यहाँ पर, उसके लिए गृह मंत्री के आगे क्या क्या चुनौतियां देखने को मिल सकती है उनको? बिल्कुल, देखिए भाजपा ने जैसे पहले ही साफ कर दिया, अभी एमएलसी के चुनाव होने हैं तो स्पष्ट रूप से कहा गया। पहले ऐसा लग रहा था कि जो हारे हुए हैं दिग्गज नेता, 11 कैबिनेट मंत्री हैं, उनमें केशव प्रसाद मौर्य जैसे नेता है, सुरेश राणा जैसे नेता है, जो वरिष्ठ नेता है, जिनकी एक पहचान थी, एक छवि थी, एक उनका अपना आधार था। लेकिन भाजपा ने साफ कर दिया कि जो हारे हुए नेता है उनको एमएलसी नहीं बनाया जाएगा, बल्कि 5 साल उनको इंतजार करना पड़ेगा। तो डिलीवर करने वाले जो नए चेहरे हैं, जैसे असीम अरुण हुए, पहली बार चुनाव जीते हैं, लखनऊ से राजेश्वर सिंह हो गए, तो इस तरह के जो चेहरे उभर के आए हैं जिन पे जनता ने विश्वास किया है और जनता के विश्वास को आगे बढ़ाया जाए, तो अमित शाह से बेहतर वो काम कोई नहीं कर सकता है। आप देखिए, जब 2014 के चुनाव होने थे तो उसी समय वो यहाँ के प्रभारी बनाया उत्तर प्रदेश की, और उसके पहले जो बीजेपी थी वो 4थे नंबर की पार्टी थी और 2014 में ऐतिहासिक सफलता प्राप्त की। 2017 में उसके बाद में अमित शाह ने चाणक्य की भूमिका निभाई, यूपी में एक शानदार प्रदर्शन हुआ, उसके बाद में 2019 का एक उदाहरण है। तो निश्चित रूप से 2022 की जो रणनीति है वो अमित शाह ही बनाएंगे और उस लिहाज से बनाएंगे कि 2024 के लिए एक नया मार्ग तैयार करते, पूरा 2 साल का रोड मैप इसके जरिए तैयार किया जाएगा। आप देखिए अभी से जी मनीष जी, इस बीच अगर ये भी देखा जाए, ऐसे बहुत से नाम यहाँ पर सामने आ रहे हैं पूरे रिपोर्ट्स में कि जिनकी हार हुई है हालांकि विधानसभा चुनाव में, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि अब उनको दायित्व विधानसभा में नहीं बल्कि लोकसभा के लिए उनके दायित्व तय किए जाएंगे और बस इस कारण उनको अब इस विधानसभा में चेहरा नहीं बनाया जा रहा है। इस बात में कितनी सच्चाई मानी जा सकती है? देखिए, इस बात में तो फिलहाल कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि 2022 का जो अभी चुनाव हारा हो, जो विधानसभा का चुनाव हारा हो, उसके बाद में आप विधानसभा 1 सीट होती है, लोकसभा में 4 से 5 विधानसभाएं आती हैं, तो वहां पर आपको हारे हुए प्रत्याशी को दोबारा से लोकसभा का टिकट दिया जाए, ये एक व्यवहारिक बात भी नहीं लगती है। और भाजपा जैसी काडर पार्टी में जहां नेताओं की कमी नहीं है, चुनाव लड़ने वालों की लाइन लगी है, वहां पर हारे हुए को दोबारा से लोकसभा के लिए टिकट दिया जाएगा, जहां पर जन विरोध था उसका, तो वो संभव नहीं है। इस तरह की तो एक अफवाहें हैं, लेकिन ये जरूर है कि भाजपा ने ये स्पष्ट किया है कि उनको एमएलसी भी नहीं बनाया जाएगा। ये क्लियर कर दिया गया है कि जो हारे हुए लोग हैं उनकी जगह नए को मौका दिया जाएगा। केशव प्रसाद मौर्य वर्तमान में एमएलसी हैं, विधान परिषद के सदस्य हैं, तो उनका कार्यकाल जारी है, तो इसलिए हो सकता है उनको मंत्री बनाया जाए, जो भी उनको नई जिम्मेदारियां दी जाए। और बड़े कद के नेता हैं, एक चुनाव हारने से कोई किसी का भविष्य नहीं तय होता है, लेकिन भाजपा जो है वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से अपनी रणनीति तैयार रखती है कि उसको आगे क्या करना है।
बिल्कुल। जी। और इसी के साथ मनीष जी, देखा जाए उत्तर प्रदेश की अगर यहाँ पर जिक्र कर लिया जाए तो अमित शाह के साथ साथ अब जो पूर्व झारखंड के मुख्यमंत्री रहे रघुवर दास, उनको भी पर्यवेक्षक का दायित्व दिया गया है। उनके द्वारा किस तरीके से अपने दायित्व का निर्वहन किया जाएगा? बिल्कुल, रघुवर दास जी जो है वो झारखंड के ही नहीं बल्कि भाजपा का जो पिछड़ा राष्ट्रीय स्तर पर चेहरा है, तो वो सामने आते हैं। उन्होंने झारखंड में बहुत अच्छा 5 साल पूरी सरकार चली, उसके बाद में भले ही रिपीट ना हुई हो, लेकिन उन्होंने अपने राज्य में 5 साल डिलीवर किए हैं और राष्ट्रीय स्तर पर उनको एक बार नहीं कई जगहों का प्रभारी बनाया गया, तो सह प्रभारी हैं। पर्यवेक्षक जो है अपने अमित शाह जी उनके साथ में हैं, तो निश्चित रूप से उनकी एक भूमिका होगी। जो पिछड़े हैं यहाँ पर, जो नए विधायक जीत के आए हैं, कुर्मी सबसे ज्यादा जीत के आए हैं, तो इन लोगों को किस तरह से एडजस्ट करना है। जनजातियां हैं तो वहां पर देखना पड़ेगा कि कोई भी असंतोष ना हो, सबको समान रूप से प्रतिनिधित्व मिले, तो निश्चित रूप से रणनीति बनाई जाएगी और उसके बाद में किसको आगे बनाना है, किसको मंत्री बनाना है, किसको राज्य मंत्री बनाना है, तो एक गहन मंथन होगा। उसमें आप पर्यवेक्षक के साथ साथ जो और भी लोग जो हैं, जो इस समय चुनाव के दरमियान जिन्होंने भूमिका निभाई, जैसे धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, उनकी भी एक अपनी सलाह ली जाएगी, सबकी है, तो एक पूरा रोड मैप बन गया होगा कि किस तरह का मंत्रिमंडल आना है। देखिए हाँ, उत्तर प्रदेश पे सबका ध्यान रहता है हालांकि, लेकिन अब जिस तरह से देखा जाए उत्तर प्रदेश में अब दिग्गज को मौका दिया गया, दिग्गज को पर्यवेक्षक बनाया गया, चाणक्य को पर्यवेक्षक बनाया गया है अमित शाह यानी कि। लेकिन मणिपुर की बात कर ली जाए, गोवा की बात कर ली जाए, वहां पर भी बीजेपी द्वारा उन्हीं लोगों को उतारा गया है जिनका बहुत ज्यादा फोकस रहा है। स्टार प्रचारकों के तौर पर भी वो देखे जा रहे थे, प्रचार प्रसार में उनकी बहुत अहम भूमिका रही थी। जैसे कि अगर बात कर ले मणिपुर की, तो निर्मला सीतारमण को मौका मिला है, तो उनको किस तरीके से मणिपुर में ज्यादा से ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है? मणिपुर जो है वहां पर वीरेंद्र सिंह की दोबारा सरकार आई है, तो निश्चित रूप से वहां पर मुख्यमंत्री जो होंगे वो मणिपुर में वीरेंद्र सिंह ही होंगे। और निर्मला सीतारमण को माना जाता है बहुत ही जमीनी स्तर पर बहुत ही शांत रहकर, और बिल्कुल जो उनका जो काम होता है वो पूरी प्लानिंग से होता है, पूरा मंथन से होता है, फैक्ट एंड फिगर पे होता है। तो वो वहां पर मणिपुर एक सीमांत राज्य है और वहां पर भाजपा को पहली बार इतनी बड़ी सफलता हासिल हुई है, दोबारा रिपीट हुई है भाजपा, वीरेंद्र सिंह की सरकार आ रही है, वो मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। तो किस तरह का मंत्रिमंडल होगा, किस तरह की जो जन आकांक्षाएं हैं, वहां पर जिस तरह का एक आंदोलन लगातार एक आपने देखा होगा अलगाववादी आंदोलन चलता रहा, उसको बीजेपी ने खत्म किया। पूरे एक जो 7 जो राज्य थे उनको एक सूत्र में बांधने का काम किया, और लगातार वहां पर साजिशें भी होती रहती हैं चीन के द्वारा या जो पड़ोसी राज्य पड़ोसी देश हैं। तो उस तरह से किस तरह आपको आगे रणनीति बनाई जाए कि लगातार विकास का जो सिलसिला है वो जारी रहे, तो उसमें निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री है उनकी बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। वीरेंद्र सिंह से वो पूछेंगी क्या किया जाए, तो ये एक रणनीति बनाने वाली बात है पर्यवेक्षक। बिल्कुल, और ये बहुत अहम भी एक जिम्मेदारी है जिसका निर्वहन करते हुए सभी नजर आएंगे। इसी के साथ आपका बहुत शुक्रिया मनीष जी, नेटवर्क 10 को अपना समय देने के लिए। और यहाँ रुकते हैं बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। और हम जिक्र कर रहे थे कि 5 राज्यों में से 4 राज्यों में जहां बीजेपी ने बाजी मारी है, वहां पर अब पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए गए हैं और उन्हीं पर सारा कार्यभार दिया गया है कि आगे किस तरह से मंत्रिमंडल विस्तार होना है या फिर किसको कौन सी जिम्मेदारी देनी है। इसी विषय पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रदीप आनंद श्रीवास्तव लखनऊ से जुड़ गए। प्रदीप, किस तरह की तैयारियां चल रही है अब वहां पर? क्या बीजेपी के द्वारा कोई बैठक भी आयोजित किया जा रहा है इस विषय पर? हाँ बिल्कुल, देखिए अगर बात करें तो निश्चित रूप से जब से पर्यवेक्षक का जो है पर्यवेक्षक के नाम की घोषणा हुई है, क्योंकि अमित शाह उत्तर प्रदेश की जमीन को समझते हैं, उत्तर प्रदेश उनके नेतृत्व में चुनाव जीत चुका है, लोकसभा भी जीत चुका है, विधानसभा जीत चुका है, तो ऐसी स्थिति में उनको उत्तर प्रदेश का पर्यवेक्षक बनाया गया है। और अगर हम बात करें तो जो है बैठकों का दौर जो है वो खत्म हो चुका है। अब जो है सिर्फ एमएलसी के नाम है, उन नामों पर मोहर लगनी बाकी है। चूंकि आज से जो नामांकन प्रक्रिया वो शुरू है, तो अब ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी जो है जल्दी से
जल्दी नामों की घोषणा करेगी। और अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से जो पर्यवेक्षक है उत्तर प्रदेश के लिए अमित शाह का नाम है, तो अमित शाह भी काफ़ी अनुभवी और काफ़ी जो है संगठन में अच्छी पहचान रखने वाले व्यक्ति हैं। तो निश्चित रूप से उनको पर्यवेक्षक चुनने के बाद अब जो एमएलसी के नाम है उन नामों पर चर्चा बहुत जल्दी हो जाएगी। जी बिल्कुल, ऐसे में प्रदीप देखा जाए जिस तरीके से अमित शाह को चुना गया है, वहां के लिए रघुवर दास को चुना गया है वहां के पर्यवेक्षक के रूप में, तो उनके बाद बीजेपी द्वारा किस तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही है या फिर विपक्षियों द्वारा भी किसी तरह की प्रतिक्रिया सामने आई हो? देखिए, अगर बात करें तो प्रतिक्रियाओं का दौर अभी ये नहीं है, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी अगर हम बात करें तो अमित शाह एक जड़त्व व्यक्ति हैं। उन्होंने संगठन को काफ़ी हद तक उत्तर प्रदेश में काफ़ी सुदृढ़ किया, तो कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं। सभी लोग खुश हैं कि अमित शाह को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है और अब एमएलसी का जो चुनाव हो वो भी बहुत ही अच्छे और मतलब अगर एक सिस्टमैटिक ढंग से जो है उत्तर प्रदेश में होता हुआ दिखाई देगा। एमएलसी चुनावों को लेकर के प्रदीप यहाँ किस तरह की तैयारियां चल रही है, किस तरह की रणनीति बनाई जा रही है? देखिए, अगर एमएलसी चुनाव की बात करें तो जो इस समय सत्ता पक्ष है वो ये चाहेगा कि विधान परिषद में उसके ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य हों, क्योंकि कोई भी कानून जाके विधान सभा से निकल के विधान परिषद में जाके अटक जाता है अगर सदस्यों की संख्या ठीक ठाक ना हो। तो ऐसी स्थिति में अगर देखा जाए तो विपक्ष भी सत्ता पक्ष भी पूरी तरह से मजबूती के साथ जो है अपने एमएलसी को जिताने की जो है पुरजोर कोशिश करेगा। और वहीं अगर हम बात करें विपक्ष ने भी जो है विपक्ष भी पूरी तरह से इसमें रोड़े अटकाने का काम करेगा। लेकिन अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है वो काफी सुदृढ़ और काफी मजबूत दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल प्रदीप, और ऐसे में देखिए विधानसभा चुनाव जैसे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के द्वारा सपा द्वारा हार गए हैं वो, लेकिन अब इसके बाद उनका पूरा ध्यान एमएलसी चुनावों पर ही रह रहा है। उसको लेकर के विपक्ष द्वारा किस तरह के यहाँ पर चहलपहल देखने को मिल रही है या फिर किस तरह से उनके द्वारा तैयारी की जा रही है, क्योंकि विधानसभा चुनाव तो वो हार गए। बिल्कुल, अगर बात करें विधानसभा चुनाव अखिलेश यादव जो है सामान्य विधानसभा पूरे प्रदेश में हार गए हों, लेकिन जो विपक्ष है वो मजबूत है। उत्तर प्रदेश में जो सदन में विपक्ष जाएगा वो मजबूत जाएगा। निश्चित रूप से जो विधान परिषद है यानी उच्च सदन में जो जाने वाले सदस्य होंगे उनकी संख्या अच्छी खासी जो है समाजवादी पार्टी से भी होगी, मतलब विपक्ष से भी होगी। तो जब दोनों स्थिति में जब सदस्यों की संख्या करीब करीब समान होगी तो फिर उच्च सदन में जो है हो हल्ला होगा, किसी भी कानून को लेकर धरना प्रदर्शन होंगे और यही मजबूत विपक्ष है, यही लोकतंत्र की सही निशानी है। तो कहीं ना कहीं से समाजवादी पार्टी भी पूरी तरह से आक्रामक होकर एमएलसी का चुनाव लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी भी आक्रामक होकर एमएलसी का चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस की कहीं से कहीं तक कोई भूमिका नजर आ रही हो? देखिए, अगर बात करें तो कांग्रेस के कोई विधायक, दो विधायक हैं, चूंकि ये जो चुनाव होता है ये विधायकों से जुड़ा हुआ चुनाव होता है, तो कांग्रेस के दो विधायक हैं और ऐसी स्थिति में वो पेंडुलम की स्थिति में होंगे, जहां उनका जो आला कमान है, जो उनका राष्ट्रीय नेतृत्व है, जहां वो कह देगा वहां वो चले जाएंगे। इसमें बसपा और कांग्रेस की कोई भूमिका नहीं होगी, क्योंकि दोनों के पास बाहुबल की कमी है, यानी कि विधायकों की कमी है। ये जो चुनाव होता है ये विधानसभा के जो निर्वाचित विधायक होते हैं उनके द्वारा दिए गए वोट के अनुसार एमएलसी का चुनाव होता है। तो कहीं ना कहीं से अभी कांग्रेस और बसपा इस रेस में पीछे है। बिल्कुल, और इन सभी के साथ ये भी देखा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में अभी रिजल्ट सामने आया, रिजल्ट में बीजेपी ने जीत दर्ज करवाई है। इसके बाद से जश्नों का माहौल देखने को मिला। सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा दिल्ली भी सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे, वहां मेल मिलाप करते नजर आए। इन सब बीच अगर उत्तर प्रदेश में अभी की बात की जाए तो किस तरीके से बीजेपी उत्साहित नजर आ रहा है? अभी तक क्या जश्न का दौर चालू है या फिर अभी ठहर गया है एमएलसी की वजह से? देखिए, अगर बात करें बिल्कुल अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो जश्न है भारतीय जनता पार्टी का, वो निरंतर जो नेता हैं उन नेताओं के साथ जो है उनके जो समर्थक है उस क्षेत्र में जारी है। उसमें कोई पाबंदी नहीं लगी है, वो निरंतर होने वाली प्रक्रिया और होगी भी, क्योंकि देखिए 37 वर्षों बाद किसी पार्टी ने इतिहास दर्ज किया है। 37 वर्षों बाद किसी पार्टी को इतने बड़े राज्य ने फुल मैंडेट दिया है, तो बहुत बड़ी बात है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जो उत्साह है, उत्साह में कोई कमी नहीं आई है, जो जोश है उसमें कोई कमी नहीं आई है। अब हमको देखना ये है कि जो एमएलसी का चुनाव है वो निम्न सदन उच्च सदन के लिए सत्ता पक्ष बनाम विपक्ष का है। इसमें सत्ता पक्ष कितनी बड़ी भूमिका में नजर आता है, क्योंकि देखिए कहते हैं कि जिसकी लाठी उसका भैंस, जिसके पास विधायकों की संख्या ज्यादा होगी वो निश्चित रूप से उसके एमएलसी जो होंगे वो भी ज्यादा होंगे। फिलहाल अभी कयास ये लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो एमएलसी होंगे वो विपक्ष से कुछ ज्यादा ही होंगे। बिल्कुल, और इसी के साथ देखिए पर्यवेक्षक की भूमिका पर भी एक बार जानना चाहेंगे आपसे प्रदीप की पर्यवेक्षक की जो भूमिका मिली है, जो दायित्व मिला है अब अमित शाह को और यहाँ रघुवर दास को, तो इन दोनों के द्वारा किस तरीके से मंत्रिमंडल पर ध्यान दिया जा रहा है या फिर किसी तरह का कोई आपके पास जानकारी हो कि किनको कौन सा दायित्व दिया जाएगा?
देखिए, अगर बात करें तो निश्चित रूप से जो जानकारी सूत्रों के अनुसार मिली है, 64 मंत्रिमंडल में योगी के पहले मंत्रिमंडल में 64 विधायकों को जगह मिल रही है, जिसमें पुराने चेहरे हैं उनको रिपीट किया जा रहा है। ब्रजेश पाठक, उसके बाद अगर बात करें तो सुरेश खन्ना, सतीश महाना। नए चेहरों की बात करें तो राजेश्वर सिंह सरोजनी नगर से विधायक चुन के गए हैं। इसके अलावा जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो सुरेंद्र कुशवाहा, विवेकानंद पांडे, ये तमाम लोग हैं जिनको दायित्व मिल सकता है। लेकिन अभी कौन सा विभाग किसको मिलेगा, इस बात की जो है इस बात का आकलन कोई भी किसी भी सूत्र से नहीं मिल पाया। लेकिन ये है तय कि होली के बाद जब योगी शपथ लेंगे, उनके साथ ये जो 64 चेहरे हैं ये भी मैदान में उतरेंगे और योगी कैबिनेट के साथ जो है वो भी शपथ लेंगे। तो ये शपथ ग्रहण समारोह में ये सभी मंत्री और मुख्यमंत्री सब एक साथ शपथ लेंगे। इसी के साथ अगर इस पे जानना चाहें कि अभी जो डिप्टी सीएम थे केशव प्रसाद मौर्य, वो चुनाव हार गए, तो क्या उनको भी मंत्रिमंडल में कोई भूमिका मिल सकती है या कोई दायित्व अलग से उन्हें मिल सकता है? नहीं, अगर बात करें तो केशव मौर्य को संगठन में रखा जाएगा, वो मंत्रिमंडल में नहीं आने जा रहे हैं। उनकी जगह पर अगर हम बात करें तो 3 डेप्यूटी सीएम जो है उत्तर प्रदेश को मिलने जा रहे हैं। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार बेबी रानी मौर्य दलित समाज से आती हैं, उनको जो है प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो संजय निषाद का भी नाम आ रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से जो है लक्ष्मीकांत वाजपेयी का नाम आ रहा है। ये ऐसे लोग हैं जिनको डेप्यूटी सीएम बनाया सकता है। फिलहाल केशव मौर्य को संगठन का कार्यभार देकर उनको संगठन में फिट किया जाएगा और आने वाले दिनों में उनको लोकसभा चुनाव की दावेदारी मिल सकती है। बिल्कुल, और इसी के साथ अब देखा जाए जिस तरीके से बीजेपी ने जीत दर्ज करवाई, विपक्षियों द्वारा भी कटाक्ष करने का सिलसिला वहां पर देखने को मिला। लेकिन इन सब बीच में जब से बीजेपी की जीत दर्ज हुई है उसके बाद विपक्षियों द्वारा कोई ठोस तरह का आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला यहाँ उत्तर प्रदेश में नहीं देखने को मिला है। बिल्कुल, अगर बात करें, देखिए विपक्ष में स्वामी प्रसाद मौर्य का एक बयान आया है। उन्होंने ये कहा है कि हम पोस्टल बैलेट पे चुनाव जीते थे, लेकिन अब जो है ईवीएम पे चुनाव हार गए। तो उन्होंने ईवीएम को दोषी दिया है। चुनाव है, सतत प्रक्रिया है, आरोप प्रत्यारोप का जो क्रम है वो जारी रहेगा। फिलहाल कोई बड़ी प्रतिक्रिया किसी तरफ से नहीं आई है। अखिलेश यादव ने ये अलबत्ता कहा है कि जो जिस तरह से उत्तर प्रदेश की जनता ने हमको प्यार और सम्मान दिया है, निश्चित रूप से हम जो है तिगुने सीट को जीत के आए, हमारा वोट प्रतिशत भी बढ़ा है। तो उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता को धन्यवाद दिया है। कोई आरोप नहीं लगाया, लेकिन जो छोटे नेता हैं, छोटे नेताओं ने जो है ईवीएम को दोषी माना है। तो ये मतलब ये अभी ट्रेड चल रहा है। बिल्कुल, चलिए आपका बहुत शुक्रिया प्रदीप तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो जिस तरीके से अब पर्यवेक्षक की नियुक्ति हो गई है, अब तय किए जाएंगे किस तरीके से मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा, किसको कौन सा दायित्व दिया जाएगा। हर एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।